हाँ सर चले मैथ आइए सवा रीजनिंग का करोड़। भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, उसी से मेरिट नहीं बन पाता है। मैथ क्या रीजनिंग के लिए दीजिएगा हो सर? जाएगा, पहले पीटी तो कर लीजिए ना, मेंस के लिए फिर से प्रोग्राम एक लॉन्च किया मेरिट जाएगा। में बस एक क्वेश्चन से ऐसे रह गया था, बहुत बहुत दुख हुआ। क्लास स्टार्ट कर दिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया दीजिएगा है, अपना मैसेज रिकॉर्डिंग सर को। शुरू हो गया है, ठीक है। हाँ। सभी लोग शांत रहिए, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए हैं। अब आइए क्लास की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। रिकॉर्डिंग का क्लास जो कौन है कि सा आपका चैप्टर शुरुआत था? हो चुका है। और हाँ, कौन सा कौन सा चैप्टर जो चैप्टर? चल रहा था? कल नहीं थे क्लास में क्या? नहीं सर, नहीं। श्वसन तंत्र। श्वसन श्वसन तंत्र। तंत्र था, क्या था? श्वसन तंत्र था। चलिए श्वसन तंत्र से पहले 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना? बातों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाए थे श्वसन अंग के अंग के बारे में बताए थे, है ना? श्वसन अंग क्या होता है, उसका श्वसन मार्ग के बारे में बताए थे। श्वसन मार्ग सब पहले बताइए, श्वसन मार्ग कहाँ से स्टार्ट करिएगा और कैसे कैसे लेके जाइएगा? फिर 10 को पॉइंट हम लिखवाए थे इसमें। स्टार्ट करेंगे। नासिका हाँ, कपाल। नसिका का नसा पाठ, छिद्र था, लैरिंक्स। नसा कपाट था, फेरिंग्स था, लैरिंग्स था, लैरिंक्स, ट्रैकिया था, ट्रैकिया, ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस था, एल्वोली था, ब्रोंकियोलस, ब्लड था, एल्वियोली, सेल ब्लड, था, शेल। सेल के बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेल के बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जाएगा कहां तक ऊर्जा का जाएगा? निर्माण करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया तक जो है कि आपको जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण जो है कि आपको हो जाएगा। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन का 21%। 21% अंदर 21%। लेते हैं। जब निकालते हैं तो कितना परसेंट अंदर से बाहर निकालते हैं? निकाल कर बाहर किया। 19%। 17% जो है कि 17%। आपको निकालते हैं। कितना परसेंट निकालते हैं? 17। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा लेते हैं, कितना अंदर लेते हैं? 0.03% लेते हैं, 0.03%। 4% बाहर निकालते हैं। 4% निकालते हैं। हाँ, 4% निकालते हैं। 0.03। 0.3% जो है कि आपको अंदर लेते हैं और 4% को बाहर हम लोग क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। यहां तक बात किए थे। इसके बाद हम लोग आए थे फेरिंग्स पे, आए थे फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स पे आए थे, है ना? लैरिंग्स तक आ गए थे, है ना? लैरिंग्स के पास ही हम आपको इपीग्लॉट्स का कल कहानी बताए थे, याद है क्या इपीग्लॉट्स का कहानी? यस सर। इपीग्लॉट्स तक जो है कि हम लोग आ चुके थे। इपीग्लॉट्स से आगे हम लोग को आज बढ़ना है, ठीक ना? इपीग्लॉट्स से आगे हम लोग को बढ़ना है। आज हम आपको पूरा का पूरा इपीग्लॉट्स से आगे बढ़ते हुए सारा बातों को रखते हुए आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना? क्लास की शुरुआत करते हैं, आइए। सर, ये खांसना और थूकना जो होता है ये भी इपिग्लॉट्स के कारण होता है क्या? तो खांसते हैं तो खांसने के लिए तो आपको ये खांसी तो आपको टॉन्सिल के कारण भी होता है, लेकिन अंदर से ही आता है ना। तो खांसी में भी क्या निकलता है हमारे अंदर से? जो ज्यादा से ज्यादा निकलता है तो बलगम निकलता है। तो बलगम किसका पार्ट हो गया? बलगम हो गया फेफड़ा का पार्ट हो गया। फेफड़ा में जो गंदगी भरता है वही ना खेखार के माध्यम से, बलगम के माध्यम से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो पहला ही हो गया खांसना। तो खांसी आएगा तो श्वास को बाहर निकालते हैं, है ना? तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? तो ये एक रूप से देखें तो फेफड़ा का पार्ट हो जाएगा, खांसना है ही ना? बोले और छींकना एक होता है। सर एक छींकना बोले थे। तो छींकना का कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं? कभी खाते खाते छिकाई हो जाता है, जिससे आपको देखिएगा बर्दाश्त करते 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 माहौल बनेगा, माहौल बन के छींक दीजिएगा, है ना? छींक दीजिएगा तो उसी में छिका जाता है तो आदमी जो है कि आपका सरक जाता है ना? सरक जाता है। इसका भी पार्ट है फेफड़ा का ही। चलेगा, हम लोग बात कर रहे थे, कहां तक बात किए थे? हम लोग बात किए थे इपीग्लॉट्स तक बात किए थे। कहां तक बात किए थे? इपीग्लॉट्स तक जो है कि आपको बात किए थे। याद आ रहा है? यहाँ पे इपीग्लॉट्स था और यहाँ पे दो आपका रास्ता चला जा रहा था। एक आपका पेट में भोजन का रास्ता और एक आपका किसमें? फेफड़ा की तरफ चला जा रहा था। याद आ रहा है कुछ? ये फोटो को देखिए, इस फोटो से याद आ जाएगा। कहाँ गया ये फोटो? ये देखिए, देख रहे हैं ना? ये आपका फूड पाइप हो गया जो अंदर की तरफ आ गया है, यहाँ पर भोजन स्टोर हो गया है। और एक आपका इधर से आ गया है क्या? फेफड़ा की तरफ आ गया है, ठीक ना? फेफड़ा की तरफ आ गया है, ठीक है? फेफड़ा की तरफ जो है कि आपको आया हुआ भाग, ठीक है? आइए जरा बात करते हैं अब इससे आगे का, हम लोग बात जो है कि आपको करते हैं, ठीक ना? करते हैं। देखिएगा, इपीग्लॉट्स के बारे में हम लोग चर्चा कल कर लिए थे। यहाँ पे जो है कि आपका क्या रहता है? इपीग्लॉट्स रहता है जो आपके छिद्र को, किसके छिद्र को बंद कर देता है? इपीग्लॉट्स खाने वाले छिद्र को खोल देता है, श्वास नली को जो है कि आपको बंद कर देता है। किसको बंद करता है? श्वास नली को जो है कि आपको बंद कर देता है। इपीग्लॉट्स जो है कि आपको बंद कर देता है। इपीग्लॉट्स किसके पास था? तो ये के पास होता है ना? हाँ, लैरिंग्स के पास था। किसके पास था? लैरिंग्स के पास जो है कि आपका था। किसके पास था? लैरिंग्स के पास था। लैरिंग्स के पास जो है कि इपीग्लॉट्स रहता है। लैरिंग्स के पास देखिएगा, ये आपका व्हाइट व्हाइट कलर का आपको ये रेखा रेखा दिख रहा है? ये आपका व्हाइट व्हाइट कलर का रेखा रेखा दिख रहा है क्या? जी सर। जिसपे हम ड्रॉ कर रहे हैं।
ये जो आपको जो रेखा रेखा दिख रहा है ये क्या होता है, तो ये होता है हाइजिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। हम आपको कार्टिलेज पढ़ा चुके हैं। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है कि आपका मुलायम होता है। बताए हैं कि नहीं बताए हम आपको? तो ये जो होता है क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये कार्टिलेज होता है। इस कार्टिलेज का नाम होता है हाई लाइन कार्टिलेज, HYLINE, हाई लाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज सर इपिग्लॉट्स भी वो भी कार्टिलेज का ही बना होता है ना? नहीं 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 नहीं, कार्टिलेज का नहीं बना होता है ना? कार्टिलेज का नहीं होता, तो मांस होता है, मांस, है ना? इपिग्लॉट्स आपको दिखाया था ना, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, कार्टिलेज थोड़ी ना है। कार्टिलेज नहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं, कार्टिलेज नहीं है। अब देखिए कि अब यहाँ पे कार्टिलेज देने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा कार्टिलेज देने का कारण क्या रहा? अब जरा समझिएगा, यहाँ पे कार्टिलेज देने का कारण है, कार्टिलेज हल्का सा जो है कि आपको स्किन के मुकाबले में हल्का सा टाइट होता है। गर्दन के पास आप फिंगर को लेके जाइए, इसको दबाने का जो है कि आपको सोचिएगा, दबाइएगा, हल्का सा आपको जो है कि स्किन के मुकाबले में हल्का सा आपको टाइट देखने को मिलेगा। दिख रहा है क्या? कभी एक बार ट्राई करिए, अभी सामने में करके देख लीजिए, हल्का सा आपको टाइट देखने को मिलेगा। दिख रहा है क्या? जी सर उपास्थि को ही सर उपास्थि जो होता है उसी को बोलते हैं ना कार्टिलेज? उपास्थि को ही कार्टिलेज कहते हैं। जब आपको बॉन्ड पढ़ा रहे थे, सारा का सारा सर कहानी हम बुक में आपको उसी समय लिखा है कार्टिलेज। सर, इसलिए हम जी बोले सर। थे। उपास्थि उपास्थियों का का बना मतलब ही होता होता है है कि आपको, बक्से के समान। उपास्थि का मतलब ही होता है कार्टिलेज, आस्थि का मतलब होता है बोन, और उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। तो इसमें दिक्कत किस बात की है? इसमें दोनों बात तो लिखा ही हुआ है, ठीक ना? तो ये हाइजीन कार्टिलेज का बना होता है। आखिर कार्टिलेज का ये बनने का कारण क्या हो गया? कार्टिलेज का बनने का कारण क्या हो गया? अगर यहाँ पे नस अगर रहता, मान लेते कि वो नली है यहाँ पे, अगर मान लेते कि ये नस रहेगा, सुनिएगा, अगर ये नस रहेगा, ये अगर नस मान लेते, अगर हम सोए हैं, अगर दब गया, तो ये दबने के बाद अगर नस दब जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको नस में जो है कि आपका स्वेलिंग आ जाएगा, ये सब जो है कि आपको आ जाएगा, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इस नस के सेफ्टी के लिए इसमें एक कार्टिलेज का परत चढ़ा दिया जाता है। इसी कार्टिलेज के परत को हम लोग कौन से कार्टिलेज के नाम से जानते हैं? हाइजीन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइजीन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। जो अंदर का जो नस है ना, उसको जो है कि सेफ्टी प्रदान करता है। जो अंदर का फूड पाइप है, इसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए कौन सा यहाँ पे आपको कार्टिलेज लगाया है? आपको हाइजीन कार्टिलेज लगाया है। क्या लगाया है? हाइजीन कार्टिलेज लगाया है। आप खुद अपना टच करके देखिएगा, और सब जहां पे आपका गया होगा, तो एक आपका गर्दन जहां पे आपका रिब्स स्टार्ट हो रहा होगा, वहां पे टच कीजिएगा, तो वहां पे एकदम आपको सॉफ्ट दिखेगा। और जहां पे आपको जो है ना, इसे रिब्स से जरा सा ऊपर गर्दन के पास आप देखिएगा, यहाँ पे आपको हार्ड देखने को मिल रहा होगा। स्किन को जरा सा आप प्रेस करके देखिए, यहाँ पे आपको हार्ड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला इलाका में प्रेस करके देखिएगा, हार्ड आपको महसूस हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो भी बताइए, हो रहा है तभी बताइए। हो रहा है। अब जरा इसके बाद चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कहां तक आ गए थे? आपको आ गए हैं ट्रैकिया, कहां तक आ गए हैं? ट्रैकिया नहीं, लैरिंग्स तक आ गए हैं। कहां तक आ गए हैं? लैरिंग्स तक आ गए हैं। लैरिंग्स के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के क्रम में लैरिंग्स के बाद हम लोग को मिलेगा क्या? मिलेगा लैरिंग्स के बाद जो है कि हम लोग को मिलेगा क्या? मिलेगा ट्रैकिया मिलेगा। क्या? ट्रैकिया जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना? ट्रैकिया मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे, ये वाला फोटो में तो नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले फोटो में चलते हैं, ट्रैकिया आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा है आपको ट्रैकिया? यस यस सर। यहाँ पे आपको ट्रैकिया आपको देखने को मिलेगा, और यही ट्रैकिया के माध्यम से होते हुए वायु जो है कि आपको कहां तक प्रवेश करती है? अंदर तक प्रवेश करती है। कहां तक प्रवेश करती है? अंदर तक जो है कि आपको वायु प्रवेश करती है। अब ये ट्रैकिया की बात के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये देख रहे हैं ना, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया जो है कि किस कार्टिलेज का बना हुआ है? अभी जस्ट बताए हैं, है ना? इस पे कार्टिलेज जो चढ़ा हुआ है, कौन सा कार्टिलेज है? हाइजीन कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है? हाइजीन कार्टिलेज है। और ट्रैकिया के बाद देखिएगा तो होता है ना, एक हाइमन। क्या? हार्मन नहीं, हाइमन। हाइमन हाँ सर। हाइमेन सर तो हम फिर लोग आपको आपको तो भेज रहे हैं, वो देखिएगा थोड़ा, वो जो बताए थे ना सर हाइमेन, एपिग्लॉट्स के बारे में, इसमें भी लिखा है सर उपास्थि का बना होता है। तो उपास्थि का कट, अच्छा ये बोल रहा है कि उपास्थि का बना होता है। किसके बारे जी में सर, बोल रहा है? ये एपिग्लॉट्स के बारे में।
देखिए ना सर, इसमें तो फोटो आपको देख के भी इसमें क्या समझ दिया है, आया। इसमें लैडिंग्स के बारे में ऊपर हेडिंग लैडिंग्स दिया है। क्या दिया है ऊपर? ऊपर में तो हेडिंग लैडिंग्स दिया हुआ है, देख रहे हैं? सर नीचे कंठिया फोटो बना स्वर्ण है। तन। हम्म। फोटो तो वो तो हम दिखाए हैं, वो आपका एपिग्लॉट्स का फोटो बनाकर आपको दिखा रहा है। और ऊपर में क्या है, टॉपिक का नाम है आपका लैडिंग्स, है ना? लैडिंग्स है। और जो आप हाइमेन बोल रहे हैं ना, वो हाइमेन, हाइमेन कहाँ लिखा है जरा बताइए, हाइमेन सर कहाँ वो लिखा है? नहीं, वो नहीं, ये वाला सर, ये जो हम बोल रहे थे, ये बक्से के समान होता है और उपास्थियों का बना होता है, तो ये यही होगा ना सर? ये तो इसके सर बारे में नीचे लिखा है जो देखिए, आप हमको सर भेजे नीचे हैं, देखिए, सुनिए। निगलने के दौरान स्वरयंत्र एक पत्ते के आकार की उपास्थि से ढक जाता है, जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। यह बक्से के ढक्कन की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में भी दिया है कि जो आपका जो एपिग्लॉट्स होता है ना, ये भी आपका ढक्कन के समान जो है कि आपको चिपक जाता है, वो भी आपका एपिग्लॉट्स ही होता है। ठीक है, दिया है, एपिग्लॉट्स ही दिया है। चलिए ठीक है, इसको भी एपिग्लॉट्स ही मान, चलिए ठीक है। और जो आप हाइमेन बोल रहे हैं ना, वो हाइमेन आपको कहाँ पढ़ना है पता है? वो रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ना है, ठीक ना? रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो है कि आपको हाइमेन के बारे में पढ़ना है। जब आएंगे तो हाइमेन के बारे में बता देंगे कि हाइमेन क्या होता है, ठीक ना? हाइमेन जी क्या सर। होता है, और हाइमेन जो है कि आपको, ठीक, रिप्रोडक्शन में चर्चा करेंगे हाइमेन के बारे में विशेष रूप से। ठीक है, सुनिएगा। ये आपका हाइजीन कार्टिलेज है। हाइजीन बोले ना, हाई लाइन, एच वाई बोले, हाई लाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है कि आपका फेफड़ा स्टार्ट हो रहा है। फेफड़ा जो है कि आपको दिख रहा है क्या? इसके बाद ये फेफड़ा जी दिख सर। रहा है आपको क्या? ये आपको फेफड़ा जो है कि आपको दिख रहा होगा। और जरा पढ़िए तो 10 को जो बताए हैं, उसके बाद देखिए तो आपका, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिया के बाद क्या लिखा हुआ है? ब्रोकिया। ब्रोंकियाई लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ब्रोंकियाई जो है कि ब्रोकिया। आपको लिख, चलिए ब्रोंकियाई लिखा होगा। अब जरा समझिएगा ब्रोंकियाई क्या है। अब जहां यहां तक ये जो आया है, ये क्या है? ये वाला जो रेखा रेखा जो आपको बनाया हुआ है, ये क्या है? ये वाला ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद देखिएगा तो ये दो नफ, एगो इधर के तरफ फूट गया है और एगो इधर के तरफ फूट गया है। तो दोनों साइड में, दोनों फेफड़ा के तरफ एगो जड़ आकृति आपको दिख रहा है क्या? जड़ टाइप का आकृति। जी। जो बड़ा वाला जो देखिए, जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर में ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद ये फूटा है और इधर भी एगो फूटा है, दिख रहा है? ऐसा ही आकृति जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अरे इसके बारे में बोल रहे हैं, देखिए दिख रहा है सर, ये वाला दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला, मोटा वाला, जड़ का मोटा वाला भाग। इसको हम लोग क्या कहें? इसको हम लोग कहें ब्रोंकियाई कहें। क्या कहें? इसको हम लोग कहें ब्रोंकियाई कहें। अब ब्रोंकियाई से सब ब्रांच फूटा हुआ है, इसको ब्रोंकियोलस कहें। क्या कहें? इसको हम लोग ब्रोंकियोलस कहें। जहां जहां सब ब्रांच फूट गया है, उसको क्या कह दिए हैं? उसको कह दिए हैं ब्रोंकियोलस कह दिए हैं। क्या कह दिए हैं उसको? ब्रोंकियोलस कह दिए हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियाई समझ में आया। जो मोटा वाला भाग जो आपको दिख रहा है, हृदय बोल रहा है, जो आपको फेफड़ा के अंदर मोटा वाला भाग जो ये आपको रेगा रेगा जो आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ? ये मोटा वाला ब्रोंकियाई हुआ। अब मोटा वाला में से सब छोटा छोटा वाला जो फूटा है, उसको हम लोग क्या बोले हैं? छोटा छोटा फूटा है, उसको क्या बोले हैं? उसको हम लोग कहे हैं ब्रोंकियोलस बोले हैं। क्या बोले हैं? ब्रोंकियोलस बोले हैं। तो पहला हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस जहां पे होता है, और सर वो घेरा घेरा का नाम क्या बताए थे? हाय हाय करके। ये अच्छा, वो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। अब जरा समझिएगा, ये जो है कि पहले ब्रोंकियाई, उसके बाद ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस जहां पे इंड होता है, वहां पे ब्रोंकियोलस जहां पे इंड होता है, उसके जो है कि अंतिम छोर पर एक गुब्बारे नुमा आकृति पाई जाती है। गुब्बारे नुमा जो है कि एक आकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बोली कहते हैं। आइए एल्बोली का फोटो दिखाते हैं अब आपको। ट्रैकिया से जरा तोड़ना शुरू कीजिए, तो ट्रैकिया से तोड़िए तो जरा। ट्रैकिया के बाद क्या होगा? ब्रोंकियाई होगा। उसके बाद ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस होगा। उसके बाद एलोबोली। एलोबोली होगा। क्या होगा? एलोबोली होगा। आइए एलोबोली का फोटो आपको दिखाते। एलोबोली कहाँ गया? एलोबोली, ये देखिए,
ये हो गया ब्रोंकियाई, ये हो गया आपका, ये मोटा वाला आ गया ब्रोंकियाई। समझ में आ रहा है ये मोटा वाला ब्रोंकियाई? यस सर। यस सर। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई के बाद ये छोटा छोटा दो को भाग टूटा है, एगो इधर ब्रांच गया, एगो इधर ब्रांच गया। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोलस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? लिखा हुआ है ब्रोंकियोलस, लिखा हुआ दिख रहा है? जी सर। यस सर ये सर। दोनों अलग अलग ब्रोंकियोलस होते हैं क्या? क्या? अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग होते हैं क्या? मतलब जिस क्या शेप में मतलब? दिख रहे हैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, यही आपका होता है, यही आपका होता है। और यही इसी के हम आपको अंतिम छोर पर बताए हैं। गुब्बारे नुमा एक थैला पाया जाता है, गोल गोल थैला पाया जाता है। इसको अंदर क्या बोलते हैं? एलोबोली कहा जाता है। इसको क्या एलोबोली। कहा जाता है? एलोबोली कहा जाता है। ये आपको गुब्बारे नुमा जो थैला दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? एलोबोली कहते हैं। अच्छा, ये एलोबोली जो आपको दिख रहा है, ये किसके छोर पे लगा हुआ है? ब्रोंकियाई या ब्रोंकियोलस, किसके छोर पे? ब्रोंकियोलाई। छोड़ पे। ये जो है कि आपका ब्रोंकियोलस ब्रोंकियोलस। के छोर पे, सही है, ब्रोंकियोलस के छोर पे लगा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं एल्वोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोवेली कहते हैं। ठीक है, अब जरा चलिएगा, अब जरा शुरू से पहला से स्टार्ट करना है, फोटो को बिना देखे हुए। ये लास्ट का फोटो है। चलिए सबसे पहले कहां से स्टार्ट करिएगा आप? ऊपर से स्टार्ट नसा करिए। छिद्र। तो नसा छिद्र। नसा छिद्र, नसा छिद्र के बाद नसा कपाट। क्या नसा था? कपाट। नसा कपाट। नसा कपाट के बाद फेरिंग्स था। क्या था? फेरिंग्स। 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 फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स था। लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स था। लैरिंग्स के ट्रेकिया। बाद ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस के बाद एलोबोली। यहाँ तक हम आपको लेके आए हुए हैं। अभी रुक जाइएगा, अभी आपको यहीं तक अभी आपको रुकना है। इसके आगे फिर से आगे बात करेंगे। अभी आपको ब्रोंकियोलस तक ही आके रुक जाना है, ठीक ना? अभी इससे पहले अभी बुरा बात खत्म यहाँ पर न कर लेते हैं, तब तक इससे अभी आगे ना आना है। हम लोग आ गए हैं, नसा छिद्र देख लिए हैं, नसा कपाट देख लिए हैं, फेरिंग्स देख लिए, लैरिंग्स देख लिए, ट्रैकिया देख लिए, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई देख लिए, ब्रोंकियोलस देख लिए। तब कहाँ पे आ गए? तब आ गए हैं हम लोग एलोबोली पर। किसके ऊपर आ गए हैं? एलोबोली के ऊपर आ गए हैं, ठीक ना? अब जो आपको जो ये कटोरा नुमा आकृति दिख रहा है, आपको तो समझ में आ जाना है कि एक कटोरा नुमा आकृति अंतिम रूप से जो आपका वायु आने वाला है, कहां तक आने वाला है? अंतिम रूप से एलोबोली तक जो है कि आपको आने वाला है। वायु कहां तक आएगा? जो आपका अंदर से आप श्वास जो आप ले रहे हैं, वो कहां तक आने वाला है? आपका इस कटोरा मतलब कि एलोबोली तक जो है कि आपको आने वाला है। एलोबोली तक तो हम आपको ले लिए। एलोबोली किसके अंदर आपने देखा है? फेफड़ा के अंदर देखा है ना? किसके अंदर देखा है? नहीं, अरे फेफड़ा के अंदर में भी सारा पार्ट हो गया। हाँ, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फेफड़ा का हाँ। 2 भाग बताया। एक को बोले ब्रोंकियाई बोले हैं। अब ब्रोंकियाई से फिर सब पार्ट बताया, उसको बोले हैं ब्रोंकियोलस बोले हैं। ब्रोंकियोलस से भी छोटा छोटा पार्ट फिर बताया, उसको एलोबोली बोले हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं कोई सर। दिक्कत है क्या? ये आपको, अब आपको हम फेफड़ा दिखाते हैं। अब पहले आइए फेफड़ा के बारे में जान लीजिए, फेफड़ा क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद फिर से आगे। क्या कि फेफड़ा के अंदर में हमको घुसना है, तो पहले फेफड़ा को बाहर से हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है नहीं होता है, काहे के लिए इतना गला फंस रहा है। अब आइए फेफड़ा के बारे में समझिएगा। फेफड़ा का कोई अच्छा फोटो है ना? हाँ, ये वाला फोटो है। अच्छा, यही फोटो को दिखाते हैं, देखिएगा। इस फोटो को जरा देखिएगा। इस फोटो में आपको सारे बातों को रखेंगे, इस फोटो में सारे बातों को रखेंगे फेफड़ा के बारे में। अब जरा ये फेफड़ा के बारे में जरा सुनिएगा। सारा का सारा बात जो है कि आपको यहीं पे रखा जाएगा, फेफड़ा पर, लंग्स पे रखा जाएगा। फेफड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। लंग्स कहते हैं। लंग्स मतलब फेफड़ा। फेफड़ा की बात करेंगे। फेफड़ा जो होता है मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। कौन सा गुहा में पाया जाता है पूछेगा? वक्ष गुहा, थोरेसिक जिसको कहते हैं, वक्ष गुहा। लिखते हुए चलिएगा। फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में पाया जाता है ना? और फेफड़ा क्या हो गया? ये किसका मुख्य अंग है फेफड़ा? अच्छा, एगो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। फेफड़ा का बाहरी आवरण किस झिल्ली से ढका हुआ होता है? थोड़ी का जरा, अभी फेफड़ा पढ़ाई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग किए, तब तक आप पूछिए लिए सब बात, है ना? पहले अभी तो स्टार्टिंग किए ना, अभी सब बात बताएंगे। पहले तो क्रिकेट जहाँ चल रहा है बंद कीजिए पहले ही, क्रिकेट, ठीक ना? भारत जीत गया, मैच पता हो गया हमको भी, ठीक ना? क्रिकेट बंद कीजिए अब, ठीक है?
ये बोले हाँ किसी ने हेडिंग डाल के लिखी, क्या हेडिंग डाल इसमें? क्या क्या क्या? अच्छा इसमें हेडिंग डालिए ना, फेफड़ा, फेफड़ा डाल के आप छोड़ दीजिए, फेफड़ा डाल के ये सब बात नीचे लिखिए, है ना। क्या कि सब अंग तो आपको समझाते हुए चलिए आए हैं, है ना। फेफड़ा को समझाना है ना। फेफड़ा, फेफड़ा को, लंग्स को, ठीक ना। फेफड़ा डाल के जो है कि आपको लिखिए। फेफड़ा जो होता है बक्ष गुहा के जो है कि आपको पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? बक्ष गुहा में पाया जाता है, बक्ष गुहा में पाया जाता है फेफड़ा। फेफड़ा जो है कि आपका किसका किसका मुख्य श्वसन अंग है? ये मानव का मुख्य श्वसन अंग है, मानव का मुख्य श्वसन अंग है। क्या है कि अंतिम रूप से सांस कहां तक आ रहा है? अंतिम रूप से सांस जो है कि आपका फेफड़ा तक आ रहा है। आपको एल्वोली एल्वोली के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्या बोलिएगा कि फेफड़ा तक अंतिम रूप से जो है कि आपका सांस कहां जाता है? तो अंतिम रूप से सांस आपका फेफड़ा तक जाता है। आप इतना ही बोल के निकल जाइएगा। अब जरा समझिएगा, फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा, फेफड़ा की संख्या आपको कितना दिख रही है? लंग्स की संख्या कितना दिख रही है? 2 को दिख रही है। कितना दिख रही है? 2 दिख रही है। संख्या 1 और संख्या 2, ठीक ना। संख्या 1 और संख्या 2 आपको दिख रही है। इसमें से जो दाहिना फेफड़ा होता है, दाहिना फेफड़ा वो जो होता है बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा क्या होता है? दाहिना फेफड़ा जो होता है आपका बड़ा होता है, ठीक ना। तो दाहिना कौन हो जाएगा? 1 वाला होगा कि 2 वाला होगा दाहिना? बताइए जरा। 2 वाला, 2 वाला। अरे इसका अपोजिट हो जाता है, 2 वाला होगा। क्या होगा? 2 वाला जो है कि आपको बड़ा होगा। ऐसे भी देखिएगा, ऐसे भी आपको नहीं समझ में आया ना कि 1 बड़ा कि 2 बड़ा, देखिएगा अभी एक और आपको ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना भाग में ये फेफड़ा बटा हुआ है? 1 भाग है, 2 भाग, यहाँ 1 भाग, 2 भाग, यहाँ 3 भाग, 3 भाग बटा हुआ। हाँ क्या 3 भाग आपको दिख रहा है? 1 2 3 आपको दिख रहा है? ये 3 भाग में बटा हुआ है दाहिना वाला। अब बायां वाला कितना वाला में बटा हुआ है? बायां वाला जो है कि आपको 2 ही भाग में बटा हुआ है। तो दाहिना फेफड़ा जो होता है, दाहिना फेफड़ा वो क्या होता है? दाहिना फेफड़ा जो होता है आपका बड़ा होता है। क्या होता है? दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। और ये फेफड़ा जो आप देख रहे हैं, ये फेफड़ा का ऊपरी आवरण या झिल्ली, ये किस झिल्ली से ढका होता है? ये जो झिल्ली से ढका होता है, इस झिल्ली को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है कि आपको कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन किसके झिल्ली को कहते हैं? फेफड़ा के बाहरी अंग या बाहरी अंग नहीं बोलिए, बाहरी झिल्ली, जो फेफड़ा जिस झिल्ली से जो है कि आपको ढका होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन के जो है कि आपको नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है कि आपको नाम से जानते हैं। अब फेफड़ा को हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं? फुसफुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसफुस, फुसफुस। यही फुसफुस से एगो कॉन्सेप्ट आगे निकलेगा, फुसफुस धमनी या फुसफुस शिरा, जो आगे आपको समझ में आएगा। आगे जब ब्लड पढ़ाएंगे ना तब ये आपको आ जाकर समझ में आएगा। क्या आ जाएगा? ब्लड पढ़ाएंगे। हाँ, फेफड़ा को फुसफुस भी कहते हैं, फुसफुस भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, फेफड़ा को फुसफुस भी कहते हैं। फेफड़ा को फुसफुस भी कहते हैं। हो गया? यस सर। लिखिएगा, फेफड़ा जो होता है रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है। काहे के लिए शुद्ध करता है? रक्त में वो रक्त कौन सा रक्त होगा जिसमें शुद्ध रक्त कहेंगे? CO2 वाला कि O2 वाला? O2 वाला। तो यहाँ पे जाकर O2 जो है कि आपको किसको मिलता है? ब्लड को O2 मिल जाता है, इसलिए रक्त जो है कि आपका शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, ठीक ना, शुद्ध हो जाता है। अर्थात लिख लीजिएगा नोट में कि फेफड़ा में ब्लड जाकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में ब्लड जाकर ऑक्सीजन से मिलने के बाद शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में ब्लड जाकर ऑक्सीजन से मिलने के बाद शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। किडनी क्या करता है सर? किडनी प्यूरिफिकेशन करेगा। किडनी जो है कि प्यूरिफिकेशन करेगा, ठीक है। किडनी जब पढ़ाएंगे तो फिर किडनी के बारे में भी बताएंगे सर। आपको क्या बोले? फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन, क्या बोले सर? फेफड़ा जो रक्त जो है कि फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और रक्त शुद्ध हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है।
रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जी। अब जरा चलिएगा आगे। आप फेफड़ा में आपको बताते हैं और बातों को जरा समझिएगा। फेफड़ा, ये जो आप फेफड़ा दिख रहा है, ये दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा दोनों को मिला दीजिएगा। ये जो है कि कितना जो है कि आपका फेफड़ा का इसमें भाग हो जाएगा, कितना भाग, दाहिना और बायां को दोनों को मिलाइएगा तो पांच पांच भाग। भाग हो जाएगा। ये 5 भाग को हम लोग कहते हैं लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब। तो दाहिना वाला में कितना लोब हो जाएगा? दाहिना वाला में कितना लोब? 3 लोब जो है कि आपको होने वाला दाहिना वाला में। अब बाया वाला में कितना लोब होगा? 2 लोब जो होने वाला आपका बाया में जो है कि कितना लोब होगा? बाया में आपका 2 लोब होगा। कितना होगा? बाया में देखिएगा, ये बाया वाला है, इसमें जो है कि आपको 1 लोब और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, मतलब कि ये जो है कि आपको 3 लोब हो जाएगा। और ये जो होगा आपको कितना लोब हो जाएगा? 2 लोब हो जाएगा। और टोटल लोबों की संख्या की बात करेंगे, टोटल लोब की संख्या कितना? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप चलिए कहाँ पे चलिए, अब जहां पे आपको छोड़े थे वहां पे फिर से आप चलिए। कहाँ पे छोड़े थे हम आपको? एलोबोली पे छोड़े थे। कहाँ छोड़े थे? एलोबोली पे छोड़े थे। ठीक है, जरा समझिएगा, एलोबोली पे आपको छोड़े हैं। यहां से आप सांस लीजिएगा, सांस लेने के बाद ट्रैकिया, सांस लेने के बाद जो है कि आपको श्वसन जो है कि आपको होने के बाद जो है कि आपको कहां तक आएगा? ये आएगा आपको फेफड़ा तक आएगा। अब फेफड़ा के अंतिम हिस्सा किसमें घुसेगा आपका श्वसन? ये पहला हिस्सा एलोबोली में जो है कि आपको आने वाला है। कहाँ पे आने वाला है? एलोबोली में आने वाला है। यहाँ पे एलोबोली में जब आएगा, एलोबोली में जब आएगा यहाँ पे जो है कि आपको आ जाएगा श्वसन। जब यहाँ पे कर लीजिएगा, आपके सांस जो है कि एलोबोली तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा जरा समझिएगा। और यहाँ पे जो है कि आपको एलोबोली तक आपका हर एक ब्लड का वेसल्स कहाँ तक आ रहा है? एलोबोली तक जो है कि आपको आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? एलोबोली तक जो है कि आपको आ रहा है। मतलब ये जो वेसल्स आ रहा है, ये शुद्ध रक्त लेकर आ रहा है कि अशुद्ध रक्त लेके आ रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो है कि आपको लेकर आ रहा है। कौन सा रक्त लेके आ रहा है? अशुद्ध रक्त लेकर आ रहा है। अशुद्ध रक्त वैसा रक्त को कहते हैं जिसमें CO2 की मात्रा हो कि ऑक्सीजन की मात्रा हो? ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन का मात्रा हो तो शुद्ध ना हो जाएगा। हाँ, CO2 कम, CO2 की मात्रा होगा। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा होगा, उसको हम लोग अशुद्ध रक्त के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? अशुद्ध रक्त के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ठीक ना, अब जरा समझिएगा। तो एलोबोली में गैसों का जो है कि आपको विनिमय का काम जो है कि आपको होता है। गैस आदान प्रदान कहाँ होता है? तो यही एलोबोली से जो है कि आपको आदान प्रदान होता है। या मतलब कि गैस जमा कहाँ रहता है? जो आप गैस लेते हैं वो जमा कहाँ रहता है जाकर अंतिम रूप से? ये एलोबोली में जो है कि जाकर जमा रहता है। अब जरा समझिएगा आगे का कहानी। आगे की कहानी समझिएगा क्या होता है। एक निमोनिया नाम का रोग सुने होंगे। सुने? निमोनिया जी। निमोनिया सुने होंगे, कोरोना का सुने होंगे। निमोनिया और कोरोना में जो है कि आपका क्या प्रभावित कर लेता है? ये फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित कर देता है? फेफड़ा को। तो फेफड़ा में से किस भाग को? तो फेफड़ा में से ये एल्बोली भाग को प्रभावित कर देता है। ये क्या करता है? तो फेफड़ा में एल्बोली के अंदर घुसने के बाद जब श्वसन तंत्र के अंदर से कोरोना वायरस जब घुस जाता था तो ये किसको आकर ब्लॉक करता था? तो ये एल्बोली के अंदर आकर आपको जम जाता था, मतलब ये जमाव हो जाता था। एल्बोली का जो आपका छिद्र है, जो गुहा है, खाली है किसके लिए? श्वसन के लिए खाली है, सांसों के लिए खाली है। ये कोरोना का वायरस पूरा इस पे छाप देता था। क्या होता था? कोरोना का वायरस इस पे छाप देता था। और जैसे ही कोरोना का वायरस छाप देता था वैसे ही क्या होता था? आदमी सांस नहीं ले पाता था। और सांस नहीं ले पाता था, श्वसन तंत्र में जो है कि प्रॉब्लम हो जाती थी। तब आदमी को क्या किया जाता था? तब जो आदमी को जो है कि हॉस्पिटल ले जाकर जो है कि कृत्रिम सांस जो है कि आपको हाई पावर से जो है कि आपका सिलेंडर वाला सांस चढ़ाया जाता है। किसके लिए? यही एल्बोली को जाम कर रहा था कोरोना का वायरस, जिससे आदमी के देहांत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे किसको आकर रुकना था? यहाँ पे जो है कि आपको जो हम सांस लिए हैं उसको आकर रुकना है। और यहाँ पे कौन आके रुका हुआ है? यहाँ पे तो पहले से भरा हुआ है। क्या? कोरोना का वायरस जो है कि आपको पहले से भरा हुआ है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? इसीलिए जो है कि आदमी का देहांत जो आपको हो गया, इसी कारण से जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि आदमी का देहांत जो है कि आपको हो गया था। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? अब जरा समझिएगा एल्बोली की बात। अभी आगे फिर से कोरोना की थोड़ा देर बाद आगे बात करेंगे। आपको हम बेसिक आपको समझा दिए हैं, सुनिएगा। तो एल्बोली की बात नहीं, एल्बोली के अंदर हर एक, क्या बोले? एल्बोली के अंदर छिद्र मतलब एल्बोली के अंदर मतलब जो ब्लड आता है तो इसमें जाता है कि जो छिद्र होगा तब नहीं, एक दूसरे से नस से जुड़ा होता है ना। आपका होल बॉडी कहीं ना कहीं से नस से जुड़ा हुआ है ना, नस से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, नस से जुड़ा हुआ है। तो
अब जरा समझिएगा, ये रक्त का जो है कि वाहिका जो आकर अगर रक्त को एल्वोली तक आकर ले आकर ड्रॉप कर रहा है, मतलब एल्वोली तक ले आकर छोड़ रहा है, एल्वोली में क्या है, एल्वोली में क्या है, हवा, O2, हवा है, मतलब जो आप सांस अंदर लिए हैं वो सांस जो है कि आपको अंदर एल्वोली के अंदर में है। अशुद्ध रक्त में कौन सा गैस, अशुद्ध रक्त में कौन सा गैस, CO2। अशुद्ध रक्त में जो है कि आपका CO2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है, CO2 जो है कि आपको गैस होता है, ठीक ना। तो अशुद्ध रक्त में CO2 गैस आएगा तो कहां तक आएगा, तो पूरा एल्वोली तक जो है कि आपको आने वाला है, मतलब अंदर तक घुसेगा। अब यहां पर जैसे ही एल्वोली के अंदर जो है कि रक्त जाएगा, रक्त में क्या मिल जाएगा, रक्त में मिल जाएगा ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा, रक्त में मिल जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे ही आपको रक्त में मिलेगा, रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, CO2 की मात्रा होगी, वो किसको दे देगा, वो दे देगा एल्वोली को दे देगा। किसको दे देगा, एल्वोली को दे देगा। बोलेगा कि हमको ये काम का चीज नहीं है, लेके तुम जाओ, हम उधर से जो है कि क्या, हम इधर से जो है कि ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाएंगे। मतलब कि अगर ये आ रहा है CO2 वाला रक्त लेकर, अब यहाँ से अगर कोई तार निकलता है या कोई जो है कि आपको नस निकलता है, तो ये कैसा रक्त लेकर निकलेगा, ये जो है कि ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर निकलेगा, मतलब ये शुद्ध रक्त लेकर निकलने वाला है। कौन सा रक्त निकलने वाला है, शुद्ध रक्त लेकर निकलने वाला है। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? सर वो कैसे निकलेगा शुद्ध रक्त लेकर, जब इसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है तो फिर कैसे निकलेगा? अच्छा, अशुद्ध रक्त जा रहा है तो आपके रक्त के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका पहचान करता है, हीमोग्लोबिन जो है कि आपको पहचान करता है ऑक्सीजन का। मतलब जो है कि हीमोग्लोबिन जो है कि आपको ऑक्सीजन का पहचान करता है। तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो किसको चुन लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ फिर से जो आपका नस आया हुआ है, उसी नस में फिर से जो है कि प्रभावित होने लगता है। कौन सा, तो शुद्ध रक्त के साथ जो है कि आपको प्रभावित होने लगता है। नहीं आ रहा है समझ में ना? एक फोटो का जरूरत है, यहाँ पे रुकिए, आपको एक फोटो दिखाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। साइंस 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 कहाँ गया? अच्छा, एक अलग स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या, दूसरा स्क्रीन? हाँ सर। इसी से आपको समझा देंगे, चलिए। देखिए, ये ब्लड का पूरा क्या है, वेसल्स है, मतलब पूरा का पूरा ये तार है आपका, वेसल्स है। यहाँ पे जो है कि केशिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जहाँ शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। अगर आपको केशिका देखना है ना, तो आप अपने आंखों को ले जाइएगा मिरर के सामने में, अपने आंखों का उजला वाला भाग को थोड़ा सा हटाइएगा, मतलब पपनी को हटाकर देखिएगा ना, तो वहां पे जो है कि आपको नस दिखाई देगा, एकदम पतला पतला नस दिखाई देगा, लाल लाल रंग का दिखाई देता है क्या कभी? जी जी दिखाई देता, जी तो जी वही दिखाई आपका देता है केशिका है। क्या है, केशिका है, कोशिका नहीं, केशिका। कोशिका नहीं बोलना है, क्या बोलना है, केशिका बोलना है। केशिका उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त आपको जहां मिलता है, उसको हम लोग केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये देखिएगा, ब्लू वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये अशुद्ध रक्त का है। कौन सा रक्त का है, अशुद्ध रक्त का है। ये रेड वाला लाइन जो दिख रहा है ना, ये आपका शुद्ध रक्त का है। कौन सा रक्त का है, शुद्ध रक्त का है। तो केशिका से देखिएगा, ये आपको हार्ट में जा रहा है। पहला रक्त कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। और हार्ट से देखिएगा, हार्ट से कहाँ जा रहा है, तो हार्ट में ये ब्लू लाइन जाकर फेफड़ा में जा रहा है। दिख रहा है आपको क्या, फेफड़ा में जाकर दिख रहा है क्या, फेफड़ा में? तो ये फेफड़ा में जब ये लाइन जाता है ना, तो फेफड़ा में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का दोनों का लाइन जो है कि आपको जाता है। तो फेफड़ा में देखिएगा, फेफड़ा में कहां तक पहुंचा, फेफड़ा में एल्वोली तक ये पहुंचा हुआ है। एल्वोली में रक्त में ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलने के बाद देखिएगा यहाँ से रेड लाइन शुरू हो गया है। रेड लाइन दिख रहा है आपको, ये शुरू रेड लाइन, जी जी ये रेड लाइन दिख रहा है। ये फिर रेड लाइन पूरा होल बॉडी में फ्लक्चुएट करेगा, और फिर आपको केशिका तक जाएगा, केशिका से फिर उठाएगा अशुद्ध रक्त को, उठाएगा फिर से जाएगा कहां तक, फेफड़ा तक जाएगा, फिर शुद्ध करेगा, फिर आपको जाएगा कहां तक, फिर अशुद्ध का ऐसे ही जो है कि प्रक्रिया जो है कि आपको चलता रहेगा। आ गया समझ में कि नहीं आया? जी जी केशिका में तो आंख में हो रहा है। हाँ, नहीं मतलब केशिका तो होल ब्लड में होता है। हम आपको देखने के लिए बता दिए हैं कि आपको जो आपको दिख जाए आपको आसानी से, आपका होल ब्लड जो है ना। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। अभी लग रहा है कि नहीं समझ में आया। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया?
लंग से हार्ट तक मतलब जाएगा सर, उसके बाद वही प्रोसेस कंटिन्यू हाँ, रहेगा। यही प्रोसेस जो है कि आपको चलने वाला है। मतलब ऑक्सीजन की तलाश के लिए कहाँ तक जाएगा? ऑक्सीजन की तलाश के लिए क्या फेफड़ा तक जो है कि आपको जाने वाला है ब्लड, ठीक ना? ऑक्सीजन की तलाश के लिए। हाँ बोलिए। सर बॉडी को हमारे मतलब ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन के साथ में ब्लड चाहिए ना, तो मतलब अगर प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगी तो हमारी बॉडी को तो नहीं मिल पाएगा ऑक्सीजन रहित ब्लड। अच्छा, तो ऑक्सीजन रहित आपको ब्लड नहीं मिल पाएगा बॉडी को, तो अभी लेके चलेंगे ना, फिर आपको श्वसन करवाएंगे। क्या टेंशन ले रहे हैं? अभी तो खेल पूरा बचाए हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी पूरा का पूरा बात खत्म हो जाएगा, उसके बाद जहां पे आपको दिक्कत होगा ना वहां पे पूछ लीजिएगा। अभी तो हम शुद्ध अशुद्ध का आपको कहाँ पे ऑक्सीजन का बस मिलावट कर रहे हैं, शुद्ध रक्त अभी बना रहे हैं, अब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बाद जब ऑक्सीश्वसन करेंगे ना, तब फिर आपको तब आप बोलिएगा कि जब इसको ऑक्सीजन मिल ही गया तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कैसे आ गया? जब ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर कैसे आ गया? जब ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके कैसे आ गया? इसका तो सबसे बड़ा कारण आपके दिमाग में चल रहा होगा। किन्हीं के आदमी के मन में ये नहीं चला? हाँ हाँ बिल्कुल किन्हीं के आदमी के मन में ये बात चला है कि अगर मान लेते हैं कि इसको ऑक्सीजन दे दिए, तो ये फिर से जब ब्लड आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहां से आया? हाँ चला सर। है मन में ऐसा? अगर इसको ऑक्सीजन दे दिए तो ऑक्सीजन वाला ही लेके आएगा ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आखिर आ कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल आपको यहाँ उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेके आया वो भी बात हम आपको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से उत्पन्न हुआ, फिर कहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिला कि फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहां तक आया? फेफड़ा तक लेके आया, है ना? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समय के साथ साथ जो है कि आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक ना? समय के साथ साथ सारा कुछ बता देंगे। कहाँ गया कौन सा हरीश? शुद्ध तो फिर अशुद्ध हाँ, कैसे आ तो गया? इधर से जब शुद्ध लेके जब चला गया तो फिर अशुद्ध कैसे लेके आएगा? जो एक बार लेके शुद्ध चला गया तब इसको तो फिर शुद्ध लाना चाहिए, फिर अशुद्ध लेके कैसे आ गया? सबसे बड़ा तो सवाल आपका यहाँ पे उत्पन्न होता है कि नहीं? सोचने वाली बात है। अगर आप सोचिएगा तो ज्यादा थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो ये बात आपके दिमाग में चलेगा कि आखिर हुआ क्या कि फिर से ये अशुद्ध रक्त लेके फिर से ये CO2 वाला गैस से बना के लेके आ गया, कैसे लाया, है ना? आगे आपको बताएंगे, जरा सुनिएगा। तब यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त लेके कहां तक आया है? एल्बोली तक लेके आया है। कहां तक लेके आया है? एल्बोली तक जो है कि आपको लेके, और एल्बोली तक लेके आया है। और रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त में जो है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है कि आपको पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन किसकी पहचान करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की पहचान करता है। मतलब कि समझिए पूरा मेला में घूम रहा है, मेला में हीमोग्लोबिन की पत्नी हेरा गई है, उसी पत्नी को खोज रहा है कौन? हीमोग्लोबिन। आज जैसे ही खोजेगा वैसे ही ऑक्सीजन की पहचान कर लेगा, ठीक ना? तो ये मेला में किसको खोज रहा है? ये मेला में भीड़ भाड़ में ऑक्सीजन को खोज रहा है। जहां जहां इसको एल्बोली में ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन को पकड़ ले रहा है अपने साथ, जो है कि ऑक्सीजन को पकड़ ले रहा है और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दे रहा है। किसको ड्रॉप कर दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दे रहा है। सुनिएगा, इसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर रहा है, उसके बाद ये लेके जो है कि आपको चला जा रहा है कहां तक? तो ये लेके पूरा होल बॉडी तक लेके जो है कि आपको चला जा रहा है। उसके बीच में वो खबर और सुन लीजिएगा, विशेष खबर है, जरा सुनिएगा क्या होता है। देखिएगा, इसको तो हम लोग अशुद्ध रक्त लेके आए हैं कहां तक? एल्बोली तक लेके आए हैं। लेके आए हुए ना एल्बोली तक अशुद्ध रक्त, दिख रहा है ना आपको? जी जी जी। अब एगो कहानी आप सुने होंगे कि आपको रूम में रात में ठंडी के दिन में, अभी आ रहा ठंडी, कि आपको क्या बोलते हैं, लकड़ी या आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। सुने हैं कभी? जी सुने होंगे, बोले होंगे खिड़की केमारी बंद नहीं करके सोना चाहिए, है ना? लकड़ी का आग जलाने के बाद या कोयला का आग जलाने के बाद जो है कि आपको नहीं सोना चाहिए, ऐसा आप लोग सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं आखिर ऐसा कारण क्या होता? आखिर ऐसा कारण क्या होता है कि आखिर तो सुनिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना लकड़ी को जलाने से। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कि आपको बढ़ जाएगी, तो कोई दिक्कत है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर पकड़ेगा क्या? अंदर तो छोड़ने के लिए तैयार बैठा है एल्बोली में। क्या अशुद्ध रक्त लेके आ रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेके आ ही रहा था, अशुद्ध फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों पकड़ेगा? क्यों पकड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है, तब फिर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे आ जाए तो इसको क्यों पकड़ेगा? कोई कारण होगा तब ना इसको पकड़ने का, इसको तो आप पकड़ेगा ही नहीं। अब जरा सुनिएगा, फेफड़ा में जम जाता है सर। अब जरा सुनिएगा क्या होता है। जमता उमता नहीं है, थोड़ा सुनिएगा कहानी क्या है।
सुनिएगा, यहाँ पे जब कोयला को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको कौन सा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कारक है सर। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक है ना। अब जरा समझिएगा, जब गाड़ी से निकलता है। हाँ, गाड़ी से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो तो बात की चीज है ना। तो वो तो वायुमंडल में जो है कि आपको पूरा फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा एरिया में रहता है, तो उसका प्रकोप हम लोग को कम देखने को मिलता है। लेकिन एक छोटा सा रूम में बंद करके अगर आप कोयला को जलाते हैं, आग को जलाते हैं, तो वहां पे आपका वायुमंडल का एरिया छोटा है ना, गैस का छोटा एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको ज्यादा एक्टिव हो जाता है। समझ रहे बात को? तो ये जब आप श्वास लीजिएगा तो कौन कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो यहां से आ रहा है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में आपको ऑक्सीजन की पहचान करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन का पहचान करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अब ये मेला में घूमते घूमते इसकी पत्नी न मिलकर इसकी पुरानी वाली एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिसका नाम होता है कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसको मिलता है तब ये क्या बोलती है कि चलो थोड़ा सा हम भी अपना घर का दर्शन तुमको करवा के लेके आते हैं। तो ये जो है कि ऑक्सीजन को पसंद करता है, लेकिन मेला में मिलने के कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करने लगता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो ऑक्सीजन को भूल जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन हमको नहीं चाहिए, लेके चलो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जाता है, कहां पर लेके जाता है? पूरा होल बॉडी में लेके जाता है। और होल बॉडी में लेके जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल का कम होते रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बुला बुला घुमाते रहेगा, तब तक आपका काम तमाम हो जाएगा। तब तक आपका काम तमाम हो गया। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? कि अभी भी नहीं आया? मर जाएगा सर। आदमी मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, दुनिया से चला जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ सर, सिर्फ CO को ही क्यों लेगा सर? CO2 भी तो है साथ में, तो CO2 है ना। तो सुनिएगा, CO को इसलिए ले जाता है कि CO को ऑक्सीजन से ज्यादा पसंद करता है। CO को पहला प्यार रहता है किसका? हीमोग्लोबिन का पहला प्यार रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। सेकंड प्यार रहता है कौन सा? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन। अच्छा, में मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है सर। अगर इसको दोनों, अगर अशुद्ध रक्त को अगर दोनों दे दिया जाए ना, या रक्त को अगर दोनों में से किसको अगर चूज करना होगा ना, तो पहले ये जाएगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ये पहले जाएगा। ठीक ना। दूसरे बार ये जाएगा ऑक्सीजन के पास। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ से लात लगेगा तब ये भागेगा ऑक्सीजन के पास, नहीं तो पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जाएगा। ठीक ना। इसीलिए आदमी का देहांत हो जाता है। हो गया ये आपको समझ में आएगा काहे के लिए आदमी नहीं जला के सोने के लिए बोलता है? किनको किनको ये खबर पता था? सर नॉर्मली कारण क्या है? अरे काहे कारण है, अब इसका कारण कैसे आपको समझाए? रुकिए, अब एग्जांपल लेना पड़ेगा कोई खतरनाक के वाला, तभी समझ में आएगा आपको। सर वैसे नॉर्मल भी आदमी, जैसे आदमी का डेथ हो जाता है तो इसी के कारण होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है। बीमारी से मरेगा तो ऐसा कुछ कारण क्या के लिए होगा? ये आपको कहाँ का कारण बताएं? ये आपको बताए हैं घर में अगर आप टेम्परेचर आग जलाकर आप सोते हैं तब का ये कारण बताएं। ऐसा कोई कारण नहीं है। यस सर। ऐसा कोई कारण नहीं है। थोड़ा सा खिड़की खोल के तो सो सकते हैं ना, अगर कुछ जलाते हैं तो। अरे खोल के सोइए, बेहतरीन बात है, खोल के सोइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर खिड़की खोल, वेंटिलेशन अगर देखिए, वेंटिलेशन अगर हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेंटिलेशन नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मना किया जाता है। वेंटिलेशन अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? कहां तक लेके आ गए हैं हम लोग ऑक्सीजन को? अब लेके हम लोग एल्बोली से लेके अब बाहर निकल गए हैं। बाहर जाएगा, कहां तक जाएगा? बाहर जाते हुए पूरा जाकर आपको हर एक जगह पर सेल में चला जाएगा। कहां जाएगा? सेल में जाएगा। और सेल में श्वसन होगी। सेल में क्या होगी? श्वसन होगी। तो अभी थोड़ा सा और इस पे बात करना है, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। जरा सा थोड़ा सा और बात करते हैं इस पर। मिटाइए इसको। अब कोरोना के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोरोना के ऊपर। ठीक ना। आइए कोरोना का ज्ञान थोड़ा सा आपको दे देते हैं। लोभ की संख्या कितना बताएं? लोभ कितना लोभ देखे हैं आप लोग?
5 5 गो लोब है। 5 गो से 5 गो लोब को, एक लोब के लिए आपको मिलता है 5 रैंकिंग मिलता है। तो 5 गो लोब के लिए कितना रैंकिंग इसको मिलेगा? 25। टोटल हो जाएगा 25। मतलब कि फेफड़ा का अगर स्कैन किया जाता है तो पूरा फेफड़ा में जो है कि 5 लोब होता है। एक लोब में कितना पॉइंट? एक लोब में 5 पॉइंट। तो 5 लोब में कितना पॉइंट? 25। 5 लोग में 25 पॉइंट। हाँ 25 पॉइंट हो गया, 25 पॉइंट हो गया। अब जरा समझिए कि कोरोना, आप लोग सुने होंगे कि बहुत को हुआ कोरोना, कोरोना होने के बाद जो है कि बहुत बच गया और बहुत मर गया। ऐसा तो सुने होंगे, खूब खबर आया था कोरोना में। यस सर। क्या हमको भी ऐसा हुआ सुने था। होंगे? अच्छा, आपको भी हुआ है। अब देखिए आपका भी कहानी अभी यहाँ पे जो है कि क्लियर हो जाएगा, क्या आपके साथ कहानी बीता था और नहीं बीता था। ठीक ना, जरा सुनिएगा यहाँ पे क्या कहानी होता है। एक टेस्ट ये लेता था, कोरोना जब होता था उसको लेता था HRTC टेस्ट होता था, हाई रेजुलेशन टोमोग्राफी टेस्ट होता था। टोमोग्राफी स्कैनर होता था, टोमोग्राफी जो है कि आपको स्कैनर होता था, हाई रेजुलेशन टोमोग्राफी स्कैनर। इसमें जो है कि आपको किसका, तो फेफड़ा के अंदर में हाई रेजुलेशन, मतलब कि एकदम खूब HD से HD क्वालिटी में जो है कि फोटो खींचा जाता था। ठीक ना, मतलब टेस्ट का मतलब बोल रहे हैं आपको आम चाल के लिए बोल दिए हैं कि आपको फोटो, मतलब हाई रेजुलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि खूब फ्रेश फोटो आएगा, और लो रेजुलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि घटिया फोटो आएगा, ब्लड फोटो आएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? अच्छा जी सर बढ़ाइए तो ये आगे। एगो होता है, पहले हम लोग जो हड्डी टूटता था ना, तो एगो अब के जमाना में होता है, एगो डिजिटल जो होता है एक्सरे होता है, और एगो पहले होता था कि एगो होता था आपको धुआ के मिलता था। देखें धुआए वाला कोई मिला है कभी? देखें? नहीं देखे हैं, चलिए छोड़िए। एगो पहले के जमाना में देखे होंगे, एगो कैमरा जो हम लोग खींचते थे ना, तो रील लगा के खींचते थे, और रील को हम लोग जाते थे धुलवाने के लिए। ये वाला कहानी सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ ये वाला देखे सुने हैं। हाँ सुने हैं ना। तो ये रील वाला कहानी हो गया। रील वाला कहानी पे जब हम लोग धुलवाने जाते थे ना, तो उस समय का कैमरा का क्वालिटी, अब सुनिए, इसको भी छोड़ दीजिए, यो नहीं समझ में आएगा, आप समझिए। एगो कैमरा आपके पास 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का, एगो आपके पास 500 मेगापिक्सल का कैमरा है। 500 मेगापिक्सल का कैमरा, तो किसमें फोटो अच्छा आएगा ये बताइए हमको। 500 वाला में आएगा। क्या आएगा? 500 वाला में आपका फोटो एकदम शानदार वाला आएगा। अब 50 वाला में थोड़ा सा जो है कि आपको डल क्वालिटी का आएगा। मतलब 500 वाला में जो है कि मेगापिक्सल में आपका फोटो क्या आने वाला है? फोटो शानदार आने वाला है। तो यही होता था हाई रेजुलेशन। पिक्चर का क्वालिटी का मतलब होता है हाई रेजुलेशन, जो है कि आप टोमोग्राफी स्कैन होता था। ये किसका स्कैन करता था? तो ये आपके फेफड़ा का स्कैन करता था। किसका स्कैन करता था? फेफड़ा का स्कैन करता था। किसका? फेफड़ा का स्कैन। सर पानी पीने ये फेफड़ा का स्कैन जब करता था तो फेफड़ा में कितना लोब? फेफड़ा में कितना लोब? 5 लोब। एक लोब के लिए कितना पॉइंट? 25 5 पॉइंट। तो एक लोब के लिए 5 पॉइंट, तो टोटल लोब के लिए 25 पॉइंट। कितना पॉइंट? 25 पॉइंट। मतलब आपके अगर फेफड़ा में कोरोना होगा तो आपको इसी 25 पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपको दिया जाएगा। अगर आपका टेस्ट HRTC टेस्ट हुआ, HRTC टेस्ट में आपका 5 लोब है, और कोरोना जो है कि आपको देखेगा, टेस्ट करेगा तो आपको देखेगा कि आपका 2 गो लोब में कोरोना का प्रकोप है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपका जो 5 गो लोब है, 5 गो लोब में से कितना लोब में कोरोना का प्रतिशत है? तो कोरोना का प्रतिशत पूरा का पूरा इसको भी खा गया है, कोरोना पूरा का पूरा इसको भी खा गया है। मतलब 5 पॉइंट इसके लिए और 5 पॉइंट इसके लिए, मतलब 10 गो पॉइंट तो आपको ये ले लिया है। और आपका तीसरा नंबर लोब का जो है कि आपको आधा मटेरियल खा गया, मतलब 2 पॉइंट इसका भी खा गया है। तो अब कितना पॉइंट कोरोना आपका खा चुका है? 12 पॉइंट खा गया है, 13 पॉइंट बचा। तो 12 पॉइंट खा गया है, तो 12/25, मतलब कि आपका स्कोर कितना आ गया? आपका स्कोर आ गया 12/25 आ गया। अगर आपका एक गो लोब अगर आपका कोरोना खा गया है, तब कितना बचेगा आपका? तब 20/25 बचेगा। क्या? 20/25 बचेगा। मतलब कि जिसका जितना ज्यादा लोब खा गया है उसको बचने की संभावना उतना ही कम है, और जिसका जितना कम लोब खाया है उसको बचने की संभावना उतना ही अधिक है। सर बोलिए। हाँ बोलिए। 20/25 कैसे होगा? 5/25 ना होगा? कैसे?
जो अच्छा खाया हाँ तो वो 20 नहीं बटे, लिख रहे हाँ हैं ठीक, सर हाँ तो ठीक तो है, तो 5 बटे लिखने में गड़बड़ हो गया, 5/25 करिए। मतलब खाने का मतलब नहीं समझे, खाने का बात मतलब कहने का मतलब कि इस वाले लोब में कोरोना का अटैक एल्बोली में पूरा रूप से जो है कि फैला हुआ है, समझ रहे हैं बात। ये एल्बोली है ना, तो ये एल्बोली अगर पार्ट 1 अगर एक लोब इसको मान लेते हैं, पूरा का पूरा एक लोब इसको मान लेते हैं, तो इस लोब में एल्बोली में क्या हुआ है, तो एल्बोली में कोरोना का जो है कि वायरस पूरा अटैक कर दिया हुआ है, पूरा वायरस इसके अंदर जो है कि आपको छाप रहा है, मतलब ये छाप दिया है, मतलब ये आपका जो है लोब आपका काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं बात। 5 गो लोब आपको जो दिख रहा है ना, उसमें से एक लोब आपका काम नहीं कर रहा है। अगर आपका 2 गो लोब काम नहीं करेगा तो आपको 10 गो पॉइंट आपका 25 गो में से जो है कि आपको खा गया है। अगर 3 गो लोब आपका काम नहीं कर रहा है मतलब 3 गो आपका खा गया है। अगर 4 गो आपका नहीं काम कर रहा है मतलब 4 का लोब में मतलब कोरोना आपका छाप दिया है। और इसी के आधार पर टेस्ट करके आदमी को देख लिया जाता था कि कितना इसका लोब में कोरोना का अटैक हो चुका है, समझ रहे हैं बात। कोरोना का कितना इसके लोब में जो है कि कोरोना का अटैक हो चुका था। और इसी को देखते हुए जिसको कम लोब में अटैक था तो वो लोग बच गया, और जिसको जो है कि 5 गो लोब है, 4 गो लोब खा चुका है पूरा तरीका से, अब 5वां लोब में भी क्या कर दिया, एंट्री कर दिया है, तो वैसा लोग को जो है कि आपको क्या हो जाता, देहांत हो जाता था। या देखता था कि आज इसका 2 गो लोब में खाया हुआ है, अब 2 दिन बाद जो है कि इसका चौथा लोब तक पहुंच गया है। ऐसा भी होता था कि आज 2 गो लोब खाया है और कल जो है कि इसका प्रकोप घट रहा है, कल जो है कि आपका 1.5 गो पर आ गया है, ऐसा भी होता था। तो जिसका जितना ज्यादा लोभ खाया हुआ था उसको उतना ही जल्दी जो है कि आपको वो लोग मरा था, और जिसका कम लोभ खाया था वो लोग उतना ही जल्दी अपना रिकवर जो है कि आपको किया था। इसके लिए तो जान ही रहे हैं कि गिलोई है तो ये है तो वो है, तो खट्टा पदार्थ ये खाना था तो वो खाना था, मेडिसिन वाला था तो डॉक्टर तो है नहीं कि बताएंगे। पिलुआ वायरस छाप देता था, वायरस जो है कि छाप देता था, उस जगह में जो गैस भरने का जगह है उसमें वायरस से भर जाता था। क्या भर जाता था, वायरस जो है कि आकर भर जाता था। तो गैस कहां से उसमें रहेगा, गैस टिकने के लिए स्पेस चाहिए ना, यहाँ पे गैस टिकने का स्पेस नहीं था, पूरा का पूरा एल्बोली में क्या भर गया था, पूरा का पूरा एल्बोली में जो है कि आपको वायरस भर गया था। इसीलिए देखे थे कि जब भी आपका कोरोना का टेस्ट होता था तो आपको जो है कि नाक में एगो जो है कि आपको लगाकर एगो निकाल लिया जाता था, इससे जो है कि आपको टेस्ट किया जाता था। काहे के लिए, किसको अटैक कर रहा था, तो ये श्वसन तंत्र को जो है कि आपको अटैक कर रहा था। किसको अटैक कर रहा था, श्वसन तंत्र को जो है कि आपको अटैक कर रहा था। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? जी आ रही है। अब समझ में आ गया कोरोना का क्या कॉन्सेप्ट था? बिल्कुल सर। कोरोना का यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। और जैसे ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी आपका शरीर में चक्कर आना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए देखिएगा महिलाओं के शरीर में खून की कमी होती है। अब महिलाओं के शरीर में खून का कमी होगा, और खून में क्या पाया जा रहा है, खून में पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन। तो खून कमी तो हीमोग्लोबिन का बढ़ जाएगा क्या? आपके शरीर में अगर खून कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा क्या? नहीं। उल्टा, जब खून कमेगा तो खून में ही तो हीमोग्लोबिन है ना, तो खून कमेगा तो हीमोग्लोबिन भी कमेगा, और हीमोग्लोबिन कमेगा तो जो है कि महिला को क्या आएगा, चक्कर आएगा, और काम करते 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 कब लौट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो है कि आपको बोला जाता है कि महिलाओं में जो है कि आपको चक्कर आने का कारण ये हीमोग्लोबिन जो है कि आपको बनता है। या पुरुषों में जिसमें जिसको चक्कर आता है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि महिला का चक्कर आता है, ठीक ना। जिसको चक्कर आता है उसके लिए हीमोग्लोबिन उसके ब्लड में जो है कि आपको कम है, इसके कारण जो है कि आपको कमजोरी होता है और चक्कर होता है, ठीक ना, चक्कर होता है। यहाँ तक तो हम आपको लेकर चले आए हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, टाइम तो इसे हो गया लेकिन 5 मिनट और बात करते हैं, ठीक ना। जरा समझिएगा, कौन सा पदार्थ है मतलब जो आदमी खाएगा मेल या फीमेल, उसको मतलब हीमोग्लोबिन का ज्यादा निर्माण होगा? हीमोग्लोबिन खाइए, हीमोग्लोबिन आयरन वाला पदार्थ खाइए, आयरन बढ़ाइए शरीर के अंदर, है ना, आयरन को बढ़ाइए। पालक जिसमें आयरन सबसे अधिक होता है उसको खाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, निर्माण होगा ब्लड का, है ना। चुकंदर होगा, बहुत सारा चीज है ना, बहुत सारा चीज है जिसे खाने से जो है कि आपको बढ़ेगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, बहुत सारा चीज है, जितना आपको खाना है, मांस खाइए, मछली खाइए, जैसे खाना है खाइए, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा हाँ, तो मांस से नहीं होता है, मांस से तो और ज्यादा निर्माण होता है ब्लड का, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो है कि आपके हार्ट का जस्ट नीचे लगा रहता है, ये भाग क्या रहता है, ये डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम के बारे में सुने हैं कोई आदमी? नहीं समझ में आएगा डायफ्राम कहाँ है, ये इसका आकृति को देखिए, अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर एक साइड में आपका ये वाला जो है कि फेफड़ा है, दूसरा साइड में ये वाला फेफड़ा है, फेफड़ा के जस्ट नीचे लगा हुआ भाग को क्या कहते हैं, डायफ्राम।
डायफ्राम जो है कि आपको कहते हैं, डायफ्राम जो है कि आपको कहते हैं। अब जरा समझिएगा डायफ्राम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में आपको समझा देते हैं। डायफ्राम का और होगा ना फोटो मेरे पास, ये देखिए, ये अंदर वाला भाग देख रहा है, ये अंदर वाला भाग, यस सर। ये आपका डायफ्राम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डायफ्राम लगा हुआ है। ये डायफ्राम हमें सांस लेने और छोड़ने में जो है कि मदद करता है। देखिएगा, जब सांस लीजिएगा ना तो डायफ्राम आपका फूल जाएगा, और जब सांस लीजिए, अब जब सांस छोड़िएगा ना तो डायफ्राम आपका पचक जाएगा। कभी सांस लेकर और पेट पे हाथ डाल के रखिए, सांस लीजिएगा तो आपको सीना के पास जो है कि आपको फूला हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता होगा, सांस लीजिएगा तब, और छोड़िएगा तो अंदर की ओर जो है कि आपको जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? यस सर। सांस लेने पर ऊपर की ओर, आगे की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, और सांस छोड़िएगा तो अंदर की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। ये कौन करता है? ये आपका डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम करता है। ये डायफ्राम जो बना होता है, डायफ्राम ये संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। किस उत्तक का? संयोजी उत्तक का बना होता है। डायफ्राम आपका किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। हाँ, यही संयोजी उत्तक का जो है कि आपको बना होता है। इसका भूमिका क्या होता है? तो इसका भूमिका जो है कि आपको गर्भवती महिला जब होती है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, तब श्वसन करने के लिए आपका ये डायफ्राम जो है कि आपको मदद करता है। ठीक ना? श्वसन करने में डायफ्राम का जो है कि आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कि योगदान जो है कि आपको रहता है ना, गर्भवती महिला में, है ना, ये जो है कि आपको निभा देता है ना, निभाता है। लेकिन यही डायफ्राम देखिएगा, कभी कभी एक्सीडेंट, किसी का रोड पे सुनते होंगे कि एक्सीडेंट हो गया और उसको खरोचों तक नहीं आया, आदमी मर जाता है, छटपटा के मर जाता है। कभी सुने ऐसा? खरोचों नहीं आया, आदमी छटपटा के जो है कि मर जाता है। यही अगर डायफ्राम अगर आपका टूट जाएगा ना तो आदमी जो है कि आपका सांस लिया ही नहीं जाएगा। डायफ्राम अगर आपका टूट जाएगा तो आप सांस नहीं ले सकते हैं। समझ रहे बात को? सांस आप नहीं ले सकते हैं, और जब सांस आप नहीं लीजिएगा तो आप आधा घंटा, 1 घंटा का मेहमान है, आपको मरना तय है ना। डायफ्राम अगर टूटता है तो आपको, आदमी को मरना जो है कि आपको तय हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे ना, ये रिप्स के जस्ट बगल में कोई अगर एक आध मुक्का दे देता है ना तो 2-4 मिनट के लिए आदमी बैठ जाता है या सो जाता है। इतना जोर से भयानक वाला दर्द जो है कि आपको करता है। तो ये किस पे चोट लगता है? यही डायफ्राम पे चोट लगता है। और डायफ्राम पे जब चोट लगेगा ना तो आपका सांस ना 1-2 मिनट के लिए रुक भी जाता है। ठीक ना? रुक जाता है। तो यही आपका डायफ्राम टूटने के कारण जो है कि आदमी की मौत हो गई थी। एक नाम सुने होंगे, साइरस पुणे वाला का नाम सुने थे? साइरस मिस्त्री था, कौन था? जो रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था उनका, है ना? हाँ, करंट में दिया था। उनका जो है, उनका क्या हुआ था? उनका हुआ था जो है कि आपको डायफ्राम ही टूट गया था। डायफ्राम टूटने के कारण जो है कि आपका, उनका देहांत जो है कि आपको हो गया था, देहांत हो गया था। तो यही आपका डायफ्राम का जो है कि आपको काम होता है, जो हम आपको डायफ्राम के बारे में बता दिए हैं। मतलब हम आपको ले आए हैं, कहां तक ले के आए हैं? एल्बोली तक। एल्बोली से हम कल आपको लेके चलेंगे, ब्लड को लेके चलेंगे, आपके सेल तक लेके चलेंगे, और सेल में जो है कि आपका श्वसन होगा, कैसे आपका श्वसन कैसे होगा सेल में, कहां कहां से आपको कैसे कैसे ऊर्जा का निर्माण होगा, कोशिकीय श्वसन क्या होगा, इसके बारे में जो है कि आपको समझाएंगे कल आपको, आप कल के क्लास में। आप बोलिए। हाँ सर, जो चेस्ट जो फुलाने के लिए बोलता है वो डायफ्राम के कारण ही, मतलब वो ये होता है? नहीं, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चेस्ट जो फुलाने के लिए बोलता है ना, चेस्ट जो फुलाते हैं तो हम लोग सांस क्या लेते हैं? सांस जो है कि आपको क्या लेते हैं? पूरा अंदर की तरफ जो है कि आपको लेते हैं। तो यही डायफ्राम आपका ताकतवर रहेगा ना तो आपका चेस्ट खूब फूलेगा। और जेकरा डायफ्राम में ताकते नहीं रहेगा वो क्या घूरा फुलाएगा? उसी का जो है कि आपको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फूल के रह जाता है, और किसी किसी का देखिएगा 212 सेंटीमीटर मार देता है, फुला देता है। तो यही डायफ्राम जो है कि आपका सीना का फुलाने में जो है कि योगदान रहता है। ठीक ना? इसी डायफ्राम का रहता है। ठीक है, यही डायफ्राम का मेन पार्ट हो गया सर। हाँ बोलिए सर। ये डायफ्राम बोले हैं संयोजी उत्तक से बना होता है? हाँ, संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। चलिए, तो अब जो हम यहाँ से क्या लेके चलेंगे, अब यहाँ से हम जो है कि आपको ब्लड से जो है कि आपको क्या करेंगे, ब्लड में जो है कि आपका शुद्ध रक्त मिल गया। शुद्ध रक्त अब कहाँ जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा हर एक कोशिका में जाएगा। हर एक आपके अंदर असंख्य कोशिकाएं हैं, उसी कोशिका में से किसी एक कोशिका को हम लोग पकड़ लेंगे और उसी कोशिका को तोड़कर, चाहे कैसे श्वसन होता है, कैसे आपका एटीपी का निर्माण होता है, कैसे क्या होता है, नहीं होता है ना, ये बता देंगे। टोटल लंग्स कैपेसिटी बता देंगे क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है ये भी आपको बता देंगे। कोशिकीय श्वसन बता देंगे, ये आपको बताकर
वही लगभग आधा घंटा 45 मिनट का क्लास है। इसको जो है कि कल खत्म करेंगे और कल हो सके तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, और नहीं तो परसों तो आपका स्टार्ट नया हो ही जाएगा जिसका नाम होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो है कि हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सीरा धमनी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो इनमें से अभी जो जितना बात बताया है इसमें से अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो आप सवाल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपका बैच की समाप्ति यहीं पे होती है, क्लास की समाप्ति। और कल सुनिएगा, करेंगे कल करिएगा, क्वेश्चन। ठीक है, तो कल ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा, बैच का एडमिशन जो है कि मेरा आपका चालू थोड़ा हो देर चुका का है, क्लास छूट गया इसलिए। ठीक ना। बैच का जो है कि आपको क्लास टारगेट बैच का जो है कि आपका जो है कि एडमिशन शुरू हो चुका है। जिनको भी लेना होगा आप लोग में से, जिनको भी चाहिए होगा कि आपका करना टारगेट, वो आप ले सकते हैं एडमिशन, है ना। दिए गए नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपके पास हो उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बस मात्र 49 रुपए का टोकन फी आपको जमा करना है। इसके साथ आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, अलग से ग्रुप बना है, उसका लिंक जो है कि आपको देकर और आपको उसमें जुड़ जाना है। क्लास जो है कि दीपावली के अगले दिन से हो सके तो क्लास जो है कि इसमें शुरुआत होने की संभावना जो है कि आपको बन रही है, ठीक है। तो आपके पास अभी समय है, 5-7 दिन 8 दिन का समय है, जब आपका इच्छा करे आप लोग क्लास ले सकते हैं। उसके बाद 12 दीपावली के बाद इस ग्रुप में आपकी कोई क्लासेस नहीं होगी, सारा का सारा क्लासेस जो है कि वहीं शिफ्ट हो जाएगी। सब जो है कि आपका इस क्लास का जितना सारा कंटेंट है सब जो है कि इस क्लास को तत्कालीन प्रभाव से दरोगा के एग्जाम तक जो है कि पोस्टपोन कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा का सारा टारगेट जो है कि टारगेट वाले में क्लासेस चलेगी। 8 घंटे का मेरा क्लासेस सारा का सारा वहीं चलने वाली है, और उसके लिए बस नॉमिनल सा फी है, 49 रुपए का फी आपको पेमेंट करना है, ज्यादा का फी नहीं करना है, 49 रुपए का करना है, ठीक है।